देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, कल जो हमने किया था वो किया था उत्सर्जन और कौन कौन से पदार्थ का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल के आधार पर अपन ने प्राणियों को 3 भागों में बांटा था, यूरिकोटैलिक प्राणी, यूरियोटैलिक प्राणी और अमोनोटैलिक प्राणी। आज देखते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, तो भागों की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, 2 वृक्क होते हैं। वृक्क, इनको क्या कहा जाता है, किडनी। तो ये कितने होते हैं, 2। एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, एक दायां वृक्क होता है और एक बायां वृक्क होता है। और उसके बाद में दूसरा भाग जो आता है वो कौन सा आएगा, वृक्क से जो निकलेगी वो मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी भी कितनी होगी, 2। उसके बाद में तीसरा भाग जो आता है वो आता है मूत्राशय। मूत्राशय कितना होगा, 1। और मूत्राशय से जो निकलती है वो निकलती है मूत्रवाहिनी हो गई, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो ये भाग जो होते हैं ये किसके भाग हैं, ये मानव के उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। अगर अपन इसकी बेसिक बातें करते हैं आज, तो वृक्क जो है वो कितने होंगे। सबसे पहले अगर वृक्क की बात करें तो मानव में 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। मानव जो है उसमें कितने होंगे वृक्क, 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ 2 वृक्क पाए जाते हैं। एक होता है दायां वृक्क, एक होता है बायां वृक्क। दायां वृक्क जो है वो थोड़ा क्या होता है, नीचे होता है, और बायां वृक्क थोड़ा क्या होगा, ऊपर होता है। दोनों की लोकेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये बायां वृक्क जो होगा वो ऊपर होगा थोड़ा सा, और दायां वृक्क थोड़ा सा क्या होता है, नीचे होता है। क्यों, क्योंकि दाईं तरफ क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, और लीवर के दबाव के कारण ये हल्का सा थोड़ा कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। अगर अपन देखें तो ये अपना कौन सा है, दायां, और ये कौन सा है, बायां। तो बायां भाग जो होगा वो कहाँ होगा, ऊपर, और दायां भाग हल्का सा कहाँ होगा, नीचे होगा। थोड़ा सा मामूली सा फर्क होगा दोनों में। उसका कारण क्या है कि दाईं तरफ क्या पाया जाएगा, यकृत, और यकृत के दबाव के कारण कहाँ चल जाएगा, वो हल्का सा नीचे। अगर इनकी स्थिति की बात करेंगे तो स्थिति कहाँ पाई जाएगी, उदर गुहा जो होती है अपनी, उदर गुहा ये है, और उदर गुहा के पीछे की तरफ जो है रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाएगा, अगर अपन देखें तो अपनी जो 12 नंबर की थोरेसिक जो रीढ़ की हड्डी होती है, थोरेसिक जो 12 नंबर की, 12वें नंबर की जो थोरेसिक हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम की, वो, और फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रा कॉलम जो होता है उन वहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पाई जाती है। तो अपन ये बोल सकते हैं उदर गुहा के पीछे, उदर गुहा के पीछे रीढ़ की अस्थि या हड्डी, हड्डी के दोनों तरफ, अगर अपन और वो करते हैं तो जो 12 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, 12 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा, और फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो लंबर वर्टिब्रा जो होती है यहाँ पर पाई जाती है। कौन,
किडनी जो है दोनों, अगर अपन एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं तो पीछे की तरफ जो अपन घूमते हैं तो यहाँ पर पीछे की तरफ क्या पाई जाती है, दोनों किडनियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो इनकी उत्पत्ति जो है वो कैसी होती है, मीजोडर्मल। इनकी उत्पत्ति मीजोडर्म द्वारा होती है। उनकी उत्पत्ति किसके द्वारा, क्योंकि जो जनन स्तर जो होंगे कितने होंगे, 3, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इनकी उत्पत्ति जो होगी वो किसके द्वारा होगी, मीजोडर्म के द्वारा। और बात करते हैं यहाँ पर अगर भार की बात करते हैं, इनका भार जो होता है कितना होगा, लगभग 120 ग्राम से लगभग कितना होगा, 170 ग्राम। ये तो होता है किसमें, मेल में। और फीमेल की बात करते हैं तो लगभग 120 ग्राम से लगभग 140 ग्राम जो होता है ये होता है फीमेल में, ये इनका भार हो जाता है। उसके बाद में अगर किडनी की शेप देखते हैं अपन, शेप जो होता है बीन शेप होगी। ये बीन शेप का मतलब इसकी 2 सतहों का निर्माण हो जाएगा। एक जो होता है जो अंदर की ये है ये अवतल होगी और बाहर की जो सतह होती है इस तरीके से ये अंदर की तरफ धसी हुई रहेगी। इस तरीके से इसकी शेप होगी, बीन शेप जिसको बोला जाता है। तो इसका एक भाग जो है वो तो उत्तल होगा और दूसरा भाग क्या होगा, अवतल होगा। तो ये जो भाग है ये इसका उत्तल भाग है और उत्तल भाग अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है। और जो अंदर की तरफ धसा हुआ भाग है इसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलम। जो अंदर की तरफ भाग जो धसता है वो हाइलम कहलाता है। और इस अंदर की तरफ भाग में ये अंदर जो भाग है इसमें क्या होता है कि कुछ तो अंदर ले जाया जाता है, जैसे आर्टरी जो है उसके द्वारा रक्त को क्या किया जाता है, अंदर ले जाया जाता है। तंत्रिकाएं अंदर प्रवेश करती हैं। तो अंदर इसमें क्या क्या जाता है वो देखते हैं एक बार। वैसे तो इनका अपन डायग्राम बनाएंगे जब आ जाएगा इसमें। अब देखो यहाँ पर एक तो सबसे पहले जो है इसमें ये जाती है आर्टरी, रीनल आर्टरी जिसको कहा जाता है। तो ये जो है ये रक्त को क्या करेगी, अंदर लेके जाएगी। रीनल धमनी ये रक्त को अंदर लेके जाती है। उसके बाद में एक होती है इसी के, ये रक्त को वापस लाती है, ये होती है रीनल सिरा, रीनल बीन। उसके अलावा इसमें और भी प्रवेश करती है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो बाहर निकलती है वो मूत्र वाहिनी जो है एक कप के रूप में यहाँ पर इस तरीके से तो इस तरीके से कीपनोमा संरचना के रूप में ये खुलती है। तो ये जो है ये है मूत्रवाहिनी। ये क्या है, मूत्रवाहिनी। तो मेनली इसमें ये 3 जो है, एक रीनल धमनी जो रक्त को अंदर लेके जाती है, रीनल सिरा जो रक्त को वापस बाहर लाती है, और मूत्रवाहिनी जो छनित्र जो होता है, जो यूरिन का जो निर्माण हुआ उस यूरिन को लेकर मूत्रवाहिनी कहाँ पहुँचेगी, मूत्राशय के अंदर। तो ये जो आगे जुड़ी रहेगी वो कहाँ जुड़ी रहेगी, मूत्राशय से। तो अपन अभी बात कर रहे हैं जो हाइलम भाग जो है, हाइलम भाग कौन सा है इसका, ये जो अंदर धसा हुआ भाग है जिसमें ये सभी क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी, मूत्रवाहिनी।
क्या कहलाएगी? मूत्रवाहिनी। तो ये इसके किडनी जो है, अगर अपन इसकी बात करेंगे, इसमें जो आवरण होंगे तो इसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाएंगे? आवरण पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बाहर जो सबसे अंदर जो आवरण होगा वो फाइब्रस कैप्सूल होता है, उसके बाद में रीनल फैट होती है, उसके बाद में रीनल कैप्सूल जो है वो पाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर कितने आवरण हो सकते हैं? जो इसका जो ये जो है, इसमें ये आवरण जो है सबसे अंदर ही अंदर का, ये तो कहलाएगा फाइब्रस कैप्सूल। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो आवरण पाया जाता है इसमें, ये यहाँ पर ये होगा रीनल फैट, रीनल वसा का आवरण पाया जाता है। और तीसरा नंबर का जो आवरण होता है इस तरीके से, ये होता है यहाँ पर रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, ये 3 आवरण पाए जाते हैं इसमें। तो फाइब्रस जो है ये वाइट कोलेजन तंतुओं के द्वारा बना रहेगा। रीनल वसा जो है ये क्या काम करता है? जो धक्के जो लगते हैं किडनी के ऊपर, उन धक्कों से क्या करता है? सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो ये इसकी बाहरी संरचना की बात है, यहाँ पर बेसिक बातें जिनकी अपन कर रहे हैं। तो अंदर धंसने वाला भाग क्या कहलाएगा? हाइलम। इसके चारों तरफ कितने आवरण पाए जाते हैं? 3 आवरण पाए जाते हैं, फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद में रीनल वसा और उसके बाद में रीनल कैप्सूल। जब इसकी आंतरिक संरचना अपन पढ़ेंगे तब ये सारे आएंगे दोबारा। इसके जो हाइलम भाग जो है, उस हाइलम भाग में कौन कौन अंदर प्रवेश कर रहा है? रीनल धमनी अंदर की तरफ रक्त को लेके जाती है। रीनल सिरा जो रक्त जो छन जाता है, छनने के बाद में रक्त जो है वो कहाँ जाएगा? रीनल सिरा में। और रीनल सिरा उसके बाद में जो छनित्र जो है, जो मूत्र का निर्माण हुआ है, उस मूत्र के निर्माण को कौन? मूत्रवाहिनी लेकर कहाँ पहुँचती है? मूत्राशय के अंदर पहुँचती है। तो ये तो इसकी क्या थी कि वृक्क की दायां वृक्क जो होता है, अगर अपन देखें दाएं और बाएं वृक्क की लोकेशन की बात करते हैं, तो दायां वृक्क जो है वो कहाँ होगा? थोड़ा दायां जो है वो थोड़ा नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। तो दायां बायां किधर बढ़ेगा? इस तरीके से। ये मेरा कौन सा अब ये बायां और ये दायां। तो इधर कौन आएगा? और मैं इधर से अब एंट्री करूंगा तो उल्टा हो गया, नहीं हो गया? तो इधर जो है ये तो जो आएगा अपना, ये तो बायां आएगा इधर तो, और इधर दायां आएगा। तो इधर तो ये क्या आ जाएगा? इनकी शेप जो होगी वो कैसी होगी? बीन शेप। और ये जो है बायां वृक्क जो है ये कहाँ जाएगा? थोड़ा हल्का ऊपर जाएगा ये। तो साइज का फर्क नहीं होता है। तो इस तरीके से दायां, ये तो हो जाएगा अपना दायां वृक्क, और ये हो जाएगा बायां वृक्क। दायां वृक्क जो है वो थोड़ा क्या होता है? ये है थोड़ा बाएं वृक्क की तुलना में, बाएं वृक्क की तुलना में नीचे होता है। नीचे का कारण है क्योंकि जो दाईं तरफ क्या पाया जाएगा? ऊपर की तरफ है यकृत पाया जाता है। उस यकृत के दबाव के कारण हल्का सा मामूली ये कहाँ चल जाता है? नीचे चला जाता है।
दूसरी बात, ये उदर गुहा जो है उससे पेरिटोनियम जो है, झिल्ली जो होती है, एक स्किन फोल्ड जो होता है, इसके जो टिश्यू फोल्ड जो होता है उसके द्वारा अर्थात पेरिटोनियम के द्वारा ये कहाँ जुड़े होते हैं, उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति से जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो होती है एक ग्रंथि पाई जाती है, जो वृक्क जो होते हैं उन वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अधि का मतलब ऊपर, वृक्क का मतलब अधिवृक्क ग्रंथि। तो एक ग्रंथि पाई जाती है जो दोनों वृक्क जो है उनके ऊपर पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। तो ये भाग जो है ये तो कौन सा भाग हो जाएगा, हाइलम दोनों में, और दोनों से यहाँ से क्या होगी, एक तो ये जो है रीनल आर्टरी इस तरीके से इसमें प्रवेश करेगी। अब इसकी कितनी शाखाएं हो जाएगी, यहाँ पर ये जाएगी नहीं जाएगी, ये तो इधर चला जाएगा, और ये इस तरीके से होगा नहीं होगा ये, और फिर ये कहाँ इस तरीके से रक्त को, और ये जो है ये दूसरी क्या हो जाएगी, ये रक्त को वापस लाएगी यहाँ से, और इसकी ये जो शाखा जो है इस तरीके से रक्त को वापस लाएंगे नहीं लाएंगे ये, और एक जो है इस तरीके से, उसके बाद में यहाँ से ये कीपनुमा संरचना के रूप में इस तरीके से आएगा नहीं आएगा ये। तो ये जो अपन ने ये बनाया है ये किस तरीके से है, यहाँ से, तो ये रक्तवाहिनी जो है अगर इसकी बात करें तो रक्तवाहिनी ये रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी की एक शाखा किसमें चले जाएगी, दाएं वृक्क में, और ये शाखा हो गई दाएं वृक्क में, और इसी की दूसरी जो शाखा है ये अब कहाँ चले गई, ये बाएं वृक्क में जाएगी नहीं जाएगी, अरे जाएगी। उसके बाद में जो सिरा जो है उस सिरा भी एक तो कहाँ चले जाएगी, इस तरीके से ये दाएं वृक्क में चले गई, और उसके बाद में इसकी ये जो शाखा है ये कहाँ चला जाएगी, यहाँ पर ये बाएं वृक्क में, ये इस तरीके से होगा नहीं होगा ये। तो ये जो है ये तो क्या है, वृक्क धमनी, और ये क्या है, वृक्क सिरा। ये तो रक्त को कहाँ लेके जाएगी, दाएं, ये क्या है, दाएं वृक्क में जाएगा, ये दाएं वृक्क में लेके जाएगी, और ये कहाँ जाएगी, बाएं वृक्क में। इस तरीके से ये भी कहाँ जाएगी, बाएं वृक्क में, और ये कहाँ जाएगी, दाएं वृक्क में जाएगी नहीं। ये जो मैंने अपन ने यहाँ बढ़ाया है उसको मैंने खोल के बढ़ा दिया, इस तरीके से होगा नहीं होगा। तो ये जो वृक्क धमनी है उसकी भी दो शाखाएं, एक दाएं वृक्क में जाएगी, एक बाएं वृक्क में जाएगी। इसी तरीके से वृक्क सिरा जो है उसकी भी दो शाखाएं हैं, एक तो कहाँ चले जाएगी, दाएं वृक्क में, और एक बाएं वृक्क में चली जाएगी। क्लियर। तो ये जो किडनी जो वृक्क था अपना, उस वृक्क की क्या है, ये बाहरी संरचना से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे अपने वो हो गए। कल जो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो कौन से करेंगे कि आंतरिक जो संरचना है किसकी, वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे आगे, क्योंकि जब वृक्क की आंतरिक संरचना देखेंगे तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे पिरामिड रूपी संरचना पाए जाएंगे, चैम्बर पाए जाएंगे, और उन चैम्बर में क्या पाई जाएंगे, जो नेफ्रॉन जो होती है, वृक्क नलिकाएं जिनको कहा जाता है, अर्थात वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन पाए जाएंगे। उस नेफ्रॉन के बारे में भी इसी टॉपिक में अपन तो आंतरिक संरचना जो है वृक्क की वो अपन कहाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।